नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है 17th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जेईई जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर फॉर वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं। वे सभी सुवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल से जुड़े हुए हैं। इस प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों को जरूर शेयर करें। चैनल बिल्कुल फ्री है और कोई फीस नहीं भरनी, बस गुरु दक्षिणा के तौर पर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, which of the following formulae is used to deduce the settling velocity of a spherical body in sedimentation tank? तो स्फेरिकल बॉडी मतलब गोल गोल जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंटेशन टैंक में किस वेलोसिटी से सेटल होंगे, उसको जानने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? डार्सीज लॉ, स्टोक्स लॉ, आइंस्टाइन फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, या हेनरीज लॉ C इज इक्वल टू kp? तो हेनरीज लॉ जो होता है वो गैस के लिए होता है, और आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, उसका मतलब होता है एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। तो ये दोनों का कोई लेना देना नहीं है। अब हुआ डार्सीज लॉ और स्टोक्स लॉ। तो सही उत्तर है स्टोक्स लॉ, आंसर इज बी। स्टोक्स लॉ क्या होता है? Fd is equal to 6 pi mu Rv, where Fd is the frictional force known as the Stokes drag acting on the interface between the fluid and the particle। तो फ्लूइड जो होता है, जो भी तरल पदार्थ है, और पार्टिकल के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है वो होता है Fd। ठीक है, और उसको इस तरह से मेजर करते हैं। और म्यू जो होता है वो डायनामिक वेलोसिटी होता है। ठीक है, पाई तो हम जानते ही हैं। और आर जो होता है, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा ड्रैग फोर्स होगा। ठीक है, और v इज द फ्लो वेलोसिटी रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट। तो फ्लो कितनी तेजी से वो नीचे गिर रहा है, वो v वेलोसिटी होता है। तो यही फॉर्मूला होता है स्टोक्स लॉ। ठीक है, और डार्सीज लॉ क्या होता है? डार्सीज लॉ इज एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ पोरस मीडियम। कि कोई फ्लूइड, कोई तरल पदार्थ एक छिद्रदार मीडियम के थ्रू इधर एक तरफ से दूसरी तरफ जो जाता है उसको डार्सीज लॉ उसको डिफाइन करता है। ठीक है, द लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय हेनरी डार्सी। तो स्टोक्स लॉ होता है सेडिमेंटेशन टैंक में पार्टिकल्स का सेटलिंग वेलोसिटी को जानने के लिए। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द यूजुअल रेंज ऑफ BOD5 ऑफ एफ्लुएंट फ्रॉम अ सेप्टिक टैंक? तो सेप्टिक टैंक से जो निकलने वाला एफ्लुएंट होता है उसका BOD5 का यूजुअल रेंज क्या होता है? 100 to 200 मिलीग्राम पर लीटर, 200 to 400 मिलीग्राम पर लीटर, या 150 to 250 मिलीग्राम पर लीटर, या नन ऑफ द अबव? इसका सही उत्तर है 150 to 250 मिलीग्राम पर लीटर। कहीं कहीं पे 100 to 200 मिलीग्राम पर लीटर भी दिया होता है। तो लेकिन तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, या तो 100 to 200 लिखा होगा या फिर 150 to 250 लिखा होगा। तो जो भी लिखा हो आप दोनों में से कोई भी सही कीजिएगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लिया है 150 to 250। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन इमहॉफ टैंक? इमहॉफ टैंक क्या होता है? अ टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, अ टाइप ऑफ ग्रिट रिमूवल चैम्बर, a type of secondary treatment process, या a type of screening process? इमहॉफ टैंक होता है एक तरह का सेडिमेंटेशन टैंक, आंसर है ए। ये हॉपर बॉटम टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक होता है, जिसका बॉटम जो थोड़ा वी शेप का होता है और ऊपर पानी रहता है और नीचे धीरे 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 सेडिमेंट ट्रिकल डाउन हो जाता है और बाहर निकल जाता है, इमहॉफ टैंक। ठीक है, क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस लोडिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक? तो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक में सरफेस लोडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस लोडिंग इज इक्वल टू Q, दैट इज डिस्चार्ज, डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ इनटू हाइट। या सरफेस लोडिंग इज इक्वल टू LBH, मतलब एरिया, मतलब वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, बाय डिस्चार्ज। या सरफेस लोडिंग इज इक्वल टू Q डिस्चार्ज बाय ब्रेड्थ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ या ब्रेड्थ इनटू लेंथ एक ही बात है, और वो होता है एरिया। तो डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, यही होता है सरफेस लोडिंग। ठीक है, सही उत्तर है सी, सरफेस लोडिंग इज इक्वल टू Q व्हिच स्टैंड्स फॉर डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय T डिवाइडेड बाय B मतलब ब्रेड्थ इनटू L मतलब लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूजुअल डिटेंशन टाइम ऑफ सूएज इन एन इमहॉफ टैंक? डिटेंशन टाइम मतलब कितने देर के लिए उसको रोका जाता है, कितनी देर के लिए उसको डिले किया जाता है, डिटेंशन। तो कितना डिटेंशन टाइम होता है सूएज का इमहॉफ टैंक में? 2 to 4 आवर्स, 1 to 2 आवर्स, 12 to 14 आवर्स, या 24 to 48 आवर्स? और सही उत्तर है 2 to 4 आवर्स। इमहॉफ टैंक में सूरज को 2 से 4 घंटे रखा जाता है और फिर वो
बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। एक इमहॉफ टैंक एक तरह का सेडिमेंटेशन टैंक होता है। About how far apart are screen bars intended for primary sewage treatment placed? तो प्राइमरी sewage ट्रीटमेंट के लिए जो स्क्रीनिंग होती है sewage की, तो स्क्रीन बार्स लगे होते हैं, तो वो आपस में कितनी दूरी पर होते हैं? At least 1.5 to 3 inches, that is 3.8 to 7.6 centimeter, at least 3 inches apart, at least 5 inches apart, at least 2 centimeter apart. और इसका सही उत्तर है ए, 1.5 to 3 इंचेस। 1.5 से 3 इंच की दूरी पर स्क्रीन्स लगे होते हैं, और 1.5 से 3 इंच की दूरी ये इतनी होती है, ठीक है। ये 1 इंच हुआ, ये 2 इंच हुआ, ये 2 इंच से ऊपर की ये दूरी है, तो एवरेज अगर हम 1.5 से 3 इंच का मान लें, तो ये इतनी दूरी पर स्क्रीन्स ऐसे बार्स ऐसे ऐसे सरिया लगे होते हैं, और वो स्क्रीनिंग करता है, मतलब कि फ्लोटिंग डिब्रीज को सूरज से हटाता है, ठीक है। क्वेश्चन 7, ट्रिकलिंग फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सूरज फ्रॉम। ट्रिकलिंग फिल्टर्स यूज होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सूरज के लिए, हम सब जानते हैं। तो क्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज का सूरज को ट्रीट करता है, या स्मॉल एंड मीडियम साइज टाउन्स को के सूरज को ट्रीट करता है, या इंडस्ट्रियल सूरज को ट्रीट करता है, या नन ऑफ द अबव? सही उत्तर है स्मॉल एंड मीडियम साइज टाउन्स विद लेस पॉपुलेशन, क्योंकि ये जो प्रावधान है जो ट्रिकलिंग फिल्टर्स का, वो बहुत ज्यादा हाई फ्लो ऑफ सूरज को हैंडल नहीं कर पाता है। तो स्मॉल और मीडियम साइज टाउन जहाँ पॉपुलेशन कम होती है, उसके सूरज को ट्रीट करने के लिए ट्रिकलिंग फिल्टर का इस्तेमाल होता है। एक्सक्यूज मी। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ज्यादा पोल्यूशन का लोड होता है, बहुत ज्यादा सूरज का अमाउंट होता है, उसको ट्रिकलिंग फिल्टर्स ठीक से ट्रीट नहीं कर पाता है, इसलिए उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। और इंडस्ट्रीज के पास पैसा तो है, लेकिन उनके पास समय और जगह कम होती है, तो वो कम समय और कम जगह में ज्यादा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो वो जनरली एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस करते हैं। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ही करती हैं, लेकिन स्मॉल और मीडियम साइज टाउन ट्रिकलिंग फिल्टर्स भी कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है ट्रिकलिंग फिल्टर। ऐसे ये बेड होता है, और ऐसे ये मीडियम है, और उसके ऊपर से सूरज को स्प्रिंकल किया जाता है, और ये मीडियम में पूरा माइक्रोब्स लगे होते हैं, और जैसे जैसे सूरज ऊपर से नीचे ट्रिकल होता है, माइक्रोब्स सूरज पर एक्ट करते हैं और बीओडी रिमूवल होता है, ठीक है। और ये एक एरोबिक प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीजन के एयर के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि ये खुला हुआ है, ठीक है। रेट एट विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन अ बायोरिएक्टर सच एज एरेशन टैंक और ऑक्सीडेशन रिच is a function of, that is it depends upon, function of का मतलब होता है डिपेंड अपॉन, कि किस पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन जिस रेट से यूटिलाइज होता है वो किस पर डिपेंड करता है। ए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्ट वाटर, की पानी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायोरिएक्टर, किस तरह का बायोरिएक्टर है। बोथ ए एंड बी, या सीजन पे, मौसमों पे डिपेंड करता है। सही उत्तर है सी, बोथ ए एंड बी, किस तरह का सूरज है, उसका ऑर्गेनिक लोड क्या है, और किस तरह का बायोरिएक्टर है, क्या वो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, क्या वो ट्रिकलिंग फिल्टर है, या कोई ऑक्सीडेशन डिच है, वो किस तरह का बायोरिएक्टर है, उस पर डिपेंड करता है कि किस रेट से ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा और कितनी तेजी से सूरज ट्रीट होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डिसइंफेक्शन, क्लोरीन इन अ सूरज ट्रीटमेंट प्रोसेस इज आल्सो यूज्ड फॉर ए, कोagulation and flocculation, sedimentation, avoid bulking of sludge in activated sludge process, या grease separation। और इसका सही उत्तर है डी, ग्रीज सेपरेशन। ग्रीज सेपरेशन के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है तेल को सूरज से अलग करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज बल्किंग इन एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो पीछे वाले क्वेश्चन में था बल्किंग, तो बल्किंग क्या होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। ए, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया extending outside the flocks, thus interfering with the settling of activated sludge process। तो जब एरेशन टैंक में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एयर होता है और लाइट भी होता है, ओपन एयर होता है वो, तो लाइट के प्रेजेंस में अगर उतना सारा फूड मटेरियल है उसमें, उतना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें, तो अक्सर एल्गी का ग्रोथ हो जाता है। और फिलामेंटस एल्गी जब ग्रो हो जाता है, तो फिलामेंटस एल्गी जो होता है वो कंटिन्यूअस चेन ऑफ एल्गल सेल्स होता है, और वो पूरा सीवीड की तरह, वो समझिए कि होता है माइक्रोस्कोपिक सीवीड की तरह होता है। तो वो लंबा लंबा रेशा होता है उसका, फिलामेंट्स होते हैं उसके, और वो जो है वो फ्लॉक्स को इकट्ठा कर लेता है, और वो फ्लॉक्स को, वो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को ठीक से काम नहीं करने देता है, तो वो उसको कहते हैं बल्किंग ऑफ स्लज, कि स्लज भारी हो गया, ठीक है। excessive growth of chemosynthetic anaerobic microbes, both A and B, या none of the above। सही उत्तर है A, excessive growth of filamentous bacteria extending outside the flocks, thus interfering with the settling of activated sludge process। क्योंकि वो फ्लॉक्स को आपस में बांध देता है, और फ्लॉक्स पानी में तैरता रहता है, और वो सेटल डाउन नहीं हो पाता है, जो कि इवेंचुअली होना चाहिए, ठीक है। आशा है कि ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है, या आपको कुछ की कोई और राय है किसी क्वेश्चन के आंसर के बारे में,
कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।